स्वागत है आपका कॉमरेड सुभाषिनी। दिल्ली राज्य कमेटी के दिल्ली पार्टी के सीपीआईएम पेज से। आज हम लोग जो घटना हुई, आतंकी घटना पहलगाम में, निर्मम हत्या, और जिस तरह से ये चला, और उसके बाद जो लगातार घटनाक्रम है, उस संदर्भ में सीपीएम का, लेफ्ट का क्या पोजीशन है, इस संदर्भ में हम लोग आज अपने दर्शकों को, अपने सिंपैथाइजर को और देश के लोगों को बताने के लिए ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं। कॉमरेड सुहासिनी, आपका स्वागत है। और पहला सुभाषिनी। राजीव हाँ, सुभाषिनी। सुभाषिनी। हाँ। थैंक यू। तो पहला सवाल यही है सुभाषिनी कि ये जो घटना हुई, इस घटना को आप कैसे देखती हैं, पहलगाम की घटना? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही एक विभित्स विभत्स टाइप की घटना थी। और जिस तरह से लोग मारे गए, जिस तरह से पूछ करके कि आप कौन हैं, उनके धर्म के बारे में पता लगा करके उनको मारा गया, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों के सामने। मतलब बहुत ही बर्बर घटना है, और निश्चित रूप से ये एक आतंकी हमला है। ये पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में। और मुसीबत ये है कि लगता है ये आखिरी बार भी नहीं है। और इसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए मालूम होते हैं। जो वहाँ ये संगठन है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। और कहते हैं कि ये जिन लोगों ने किया वो लश्कर के ही लोग थे। खैर, जो एक चौंकाने वाली बात है वो ये है कि आखिर वहां पर किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी। देखिए, पिछले 2-3 सालों से लगातार हमारे केंद्र की सरकार डंका पीट रही है इस बात का कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। वहाँ की जनता बहुत खुश है। वहाँ कानून व्यवस्था भी बिल्कुल सुधर गई है। आतंकवाद पर एक तरह से नियंत्रण पाया गया है। और ये सारी बातें लगातार कही जा रही हैं। और इस घटना से 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री आए थे श्रीनगर। और वहां उन्होंने सुरक्षा संबंधित मीटिंग ली थी। और ये कहा था नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने एक बार फिर देश के लोगों से कहा कि आप यहाँ आइए, पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में आइए, कश्मीर आपका स्वागत करेगा, वगैरह वगैरह। अब ये जो जगह है बैसारण की, ये जो वादी है, अगर कोई भी कश्मीर गया है, पहलगाम गया है, तो वो जानते हैं कि जैसे आगरा आप जाएंगे तो ताजमहल देखना है, वैसे ही अगर आप पहलगाम जाएंगे तो बैसारन आपको जाना ही जाना है। ये बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत वादी है, जिसके एक तरफ जंगल भी है। और वहाँ जो पता चला है, हजारों लोग कई दिनों से लगातार जा रहे थे। और पूरे परिवार के साथ जा रहे थे, घोड़े वालों के साथ, क्योंकि वहाँ थोड़ा चलना पड़ता है। तो ये घोड़े वाले और तमाम लोग भी साथ में थे। और ऐसी जगह पर पता नहीं जो हमारे सुनने वाले हैं वो कश्मीर गए हैं कि नहीं हाल में। कश्मीर एक छावनी है। वहाँ 5 लाख तो हमारे फौज के लोग तैनात हैं। और उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ, पीएसएफ, ये भी बड़ी संख्या में है। और रैपिड एक्शन फोर्स है। इसके अलावा वहाँ की पुलिस है। और जो बात हमारे लोगों को याद रखना चाहिए वो ये कि जब से कश्मीर एक राज्य के रूप में खत्म कर दिया गया और 2 केंद्र शासित इलाकों में परिवर्तित कर दिया गया, तब से ये पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है ये केंद्र सरकार के ही नियंत्रण में है। राज्य सरकार के हाथ में पुलिस तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ वहां होता है अच्छा होता है, तो केंद्र सरकार अपनी वाहवाही करती है। लेकिन अब ये घटना जो हुई है, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि आखिर वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं तैनात था। जबकि बिल्कुल। सिर्फ 3 दिन पहले सुरक्षा संबंधित मीटिंग हुई थी, वहां कोई भी नहीं था। और जब ये घटना घटी है, समझ लीजिए 2:30 बजे दिन को, जब वहां सबसे ज्यादा लोग मौजूद थे, और वो जो आतंकवादी थे, हमलावर थे, कहते हैं 5 लोग आए, पूरी तरह
हथियार थे, AK-47 थे, और उनके पास कैमरा भी थे। और मतलब जिसको कहते हैं, आराम से उन्होंने आकर के अपने घृणित कृत को अंजाम दिया, और उसकी पूरी वीडियो भी ली। और उसके बाद चीखते चिल्लाते लोगों को वहां छोड़ के वो वापस उसी रास्ते से चले गए जहां से वो आए थे। अब मेरे ख्याल से 1 महीना कल के दिन गुजर गया, 22 तारीख को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। हाल में जी, यहाँ तक कि आप देखें, इससे पहले जो एक घटना और हुई थी चुनाव के ठीक पहले, सेना पर हमला हुआ था, और सीआरपी, उसका उसका भी आज तक कुछ नहीं पता चला है। मैं बता रही हूँ, इसमें अभी जो CISF के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग 700 घंटों से इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और वहां पर उसके बाद इतने दिन मतलब हमला वगैरह हुआ, मेरे ख्याल से काफी दिन, 22 की ये घटना है। 6 तारीख की रात को पहला हमला हुआ पाकिस्तान पर, लेकिन बीच में उनको पकड़ने के लिए, जबकि सब कुछ उनके बारे में मालूम है कि उनकी बातचीत भी हो रही थी पाकिस्तान में, वो बातचीत का भी पता लगाया है गया है, किसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी सबको पता है, लेकिन उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो कि सब लोग चाहते हैं कि जिन्होंने ये काम किया वो पकड़े जाए। तो ये बड़े सवाल हैं, जैसा कि आपने पूछा, कहा बिल्कुल। हमसे, ये बड़े सवाल हैं जो इस घटना से निकल करके आते हैं। हाँ, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कॉमरेड कि अ, अगर देखें कि इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया रही, खास करके तमाम कश्मीरियों के द्वारा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जी, तमाम लेफ्ट से लेके सेंटर, सब ने पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े होने का और जनता की एकजुटता को बनाए रखने का प्रयास किया। उस संदर्भ में कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, देखिए उनका ये, क्या रहा? देखिए वहां पर हम सब जानते हैं कि एक जो घोड़े वाला था, उसने तो अपनी जान दे दी लोगों को बचाने के चक्कर में। उसने बंदूक छीनने की कोशिश की एक आतंकवादी से, और वो मार डाला गया। और मेरे ख्याल से आज तक उसके परिवार के बारे में हमारी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बुरी बात है। लेकिन जो लोग उन पर्यटकों के साथ थे, घोड़े वाले थे, कुछ ड्राइवर्स थे, जिस तरह से पहले तो उन लोगों ने इन लोगों की मदद की, उनको वहां से लेकर के आए, नीचे पहुंचाया, उनके साथ रहे, और फिर जिस तरह से कश्मीर की समस्त जनता ने इस घटना का ही विरोध नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, निकल करके आए सड़कों पर, 2 दिन तक कश्मीर को बंद रखा गया, जबकि बाकी हमारे देश में बंद की कॉल किसी ने नहीं दी, उन लोगों ने बंद रखा, रात को मार्च निकाले। और जो पर्यटक थे कश्मीर में, उनकी जिस तरह से दिल खोल करके, घरों को खोल करके उनकी जो मदद की गई, और उनको टैक्सी वालों ने कम पैसे लेकर के पहुंचाया, उनको होटल वालों ने कम, उनसे कम पैसे लिए, मतलब सबने कश्मीर के अंदर मदद उनकी की। हमारे एयरलाइंस ने कोई मदद नहीं की। एयरलाइन का टिकट 35,000 का हो गया, जो कि छह बिल्कुल, हजार का था, और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर सरकार का की कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये लोगों ने कहा, जो पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, जब पूरा कश्मीर खड़ा है भारत के साथ आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ खुल करके। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि कश्मीरी लोगों के साथ हम अपने संबंधों को मजबूत करें, उनको और अपने करीब लाएं, ताकि इस घटना, ऐसी घटना के फिर से होने के लिए वहां जो माहौल है, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ अलगाव पैदा किया गया है, वो खत्म हो जाए। ये तमाम लोगों ने कहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा हमारी सरकार ने किया नहीं। सब ने देखा, लेकिन उसी दिन या दूसरे दिन इस नाम पर कि कुछ लोग आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब, आपको सब कुछ मालूम है तो उन लोगों को पहले क्यों नहीं आपने चिन्हित किया? इस घटना के बाद उनके घरों को बम से उड़ा दिया गया, और उनके पड़ोसियों के भी घर उड़ गए, और वो पूरा का पूरा परिवार बेघर और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको किसी को पकड़ना था तो आप पकड़ लेते। फिर
1000 से ज्यादा नौजवानों को पहलगाम के अंदर थाने ले जा करके 2-2 3-3 दिन के लिए वहां जो भी उनके साथ सुलूक किया गया हो, व्यवहार किया गया हो, और पूछताछ के नाम पे उनको रखा गया। एक की तो लाश भी एक नदी में बहती हुई मिली उसके दूसरे दिन। और आज भी 90 से ज्यादा नौजवान नजरबंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर क्या केस है, उनके ऊपर क्या प्रमाण है, किसी को कुछ पता नहीं। तो इससे क्या हुआ है कि एक जो माहौल कश्मीर में बना था, जो आगे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था, उसको बिगाड़ने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। और एक बार फिर सारे तमाम कश्मीरियों को शक और शुबा के घेरे में एक तरह से ला करके खड़ा कर दिया गया है कि ये आतंकवाद का साथ देने वाले लोग हैं। यही नहीं, बिल्कुल। जो हाँ। कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बयान दिया, और उसके बाद वो भी खड़े हो गए सरकार के साथ। लेकिन जो सर्वदलीय मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें न उमर अब्दुल्ला को बुलाया गया, न फारूक अब्दुल्ला को आने दिया गया। मतलब कश्मीर का कोई भी प्रतिनिधि उस मीटिंग में शामिल भी नहीं हो सका, जिनको जो मतलब कहते हैं लाइन ऑफ फायर में खड़े थे। तो हमको सबसे आगे लगता थे। है ये सारी चीजों से जो एक बहुत माहौल में परिवर्तन हो सकता था, वो नहीं हो पाया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ लोगों ने कहा, मेरे ख्याल से काफी उच्च पदों पर लोगों ने कहा कि यही मौका है कि हम लोग जो राज्य का दर्जा है उसको बहाल किया जाना चाहिए, ये मौका है। लेकिन उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। नहीं। इसलिए यही नहीं राजीव जी, जो कश्मीरी कश्मीर के बाहर हैं, हमारे बाकी हिंदुस्तान में पढ़ते हैं या कारोबार करते हैं, शॉल बेचते हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी की स्टूडेंट्स, गई। दिल्ली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी मैंने कहा से जो लेके पढ़ते हैं, तमाम। हाँ। उनको डॉर्मेट्री से निकाल करके उनको पीटा गया, उनको वहां से भगाया गया। जो लड़कियां काम करती हैं उनको गंदी से गंदी अश्लील भाषा में ट्रोल किया गया। जो शॉल बेचने वाले हैं उनका माल लूट करके उनको भगाया गया। उत्तराखंड और हिमाचल में तो कहा गया कश्मीरी अब यहाँ रह नहीं सकते, उनको जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का भी निश्चित रूप से कश्मीर में असर बाद में पड़ा होगा कि भाई हम तो एक तरह से जान देने के लिए तैयार थे इन लोगों के लिए जिनके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। जो कुल मिला के अगर देखें तो जो आइसोलेट करने का आतंकवादियों को बिल्कुल अलग थलग आइसोलेट करने अलग का थलग करने का जो मौका पॉलिटिक्स था। हो सकता था, उसको इस सरकार ने अपनी जो राजनीति है, और जो उसकी उसके बाद हम देख जी, रहे हैं कि न सिर्फ ये नहीं, कश्मीर और के भी चीजें अंदर हैं, लेकिन जो कश्मीर को लेकर के एक बहुत बड़ा मौका था, वो काफी वो हद तक हम लोगों ने खो दिया खो है, दिया। काफी हद तक बिल्कुल। जी। और देश के दूसरे हिस्सों में भी आप बाकी तो देखें नहीं, एक कि तरफ तो कश्मीरियों के ऊपर जो हमले हुए, और हाँ, उसके अलावा मुसलमानों पर हमले हुए, मुसलमानों पर और हमले हुए। हाँ, निर्दोष मुसलमानों पर हमले हुए, और उनको भी आतंकवादी करार दे करके उनको भी उस खेमे में खड़ा कर दिया गया। तो इस सब से कोई अच्छा असर नहीं हुआ है। और फिर इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो एक उसी वक्त विधवा बनी थी, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब उनके खून में, अब उनके रगों में खून नहीं, गरम क्या सिंदूर कहते हैं, बह रहा है। सिंदूर बह रहा है। तो सिंदूर का मतलब क्या है कि जो एक शादीशुदा महिला होती है, विवाहित होती है, जब वो विधवा हो जाती है तो उसका सिंदूर मतलब मिटा दिया जाता है, जो कि एक बहुत बुरी चीज है हमारे समाज में। तो एक जो महिला हिमांशी नाम की, 7 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, और निश्चित रूप से वो विधवा हो गई वहां। उसका हस्बैंड आर्म्ड फोर्सेस में था। उसने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, अपने शोक को भी प्रकट किया, लेकिन इसके साथ साथ उसने कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आतंकवाद का की सजा आम मुसलमानों को और आम कश्मीरियों को दी जाए। और इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ने का मौका न दीजिए। ये बहुत अच्छा और बहुत हिम्मत का स्टेटमेंट था। बिल्कुल। लेकिन इसकी उसको सजा दी गई। और किन लोगों ने सजा दी, उसकी जो ट्रोलिंग हुई है, बहुत ही गंदी और अश्लील भाषा में उसकी ट्रोलिंग हुई, उसके चरित्र का हनन हुआ। और कौन लोग कर रहे थे? जो सरकार के समर्थक हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और उस महिला के समर्थन में या उसकी साथ खड़े होने के लिए सरकार ने
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। उसके साथ न सरकार की तरफ से कोई आया, ना आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। और ये एक दिखाता है कि हमारे देश में जो सरकार है वो हर मौके का सांप्रदायिकीकरण ही चाहती है। और अगर कोई भी उस सांप्रदायिकीकरण के खिलाफ बोलता है तो फिर उसको वो देश के दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, भले ही वो ऐसी महिला हो जिसके पति को आतंकवादियों ने 7 दिन पहले मारा हो। और जिसके यही आई बात, जिसके जिसके फोटोग्राफ्स का इन लोगों ने खूब इस्तेमाल नहीं वो शुरुआत तो देखिए तो वो तो मतलब गंदा, किया है। बहुत गंदे लोग हैं, वो तो सब है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बात जोड़ना चाहूंगी और उसको एक संदर्भ देना चाहूंगी कि जो हमारे विदेश सचिव हैं मिस्री जी, उन्होंने पहले दिन जब वो बैठे, वो सोफिया कुरैशी और वो साथ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो हमारे देश को विभाजित करना चाहता है, हमारे समाज को विभाजित करना चाहता है, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित करना चाहता है। लेकिन हमारी ताकत हमारी धर्मनिरपेक्षता है और हमारी लोकशाही है। ये बात उन्होंने कही और उसके लिए उनको ट्रोल किया गया। क्योंकि जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जो सरकार का समर्थन करते हैं, जिनका सरकार में बैठे हुए लोग खुद समर्थन करते हैं, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता एक गंदा शब्द है, एक गाली है। तो उन्होंने मिस्री के खिलाफ बहुत कुछ बोला और मिस्री की बेटी के खिलाफ बहुत कुछ बोला। और वो, मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि सवाल जो आज देश को पूछना चाहिए कि आज देश की मजबूती हम कैसे कर सकते हैं। क्या देश की मजबूती धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके, लोगों को एक साथ इकट्ठा ला करके हम मजबूत कर सकते हैं। तमाम तरह के लोगों को और तमाम तरह के विचारधारा के लोगों को एक देश में समायोजित करके हम क्या देश की मजबूती कर सकते हैं, या क्या विभाजन करके, नफरत फैला करके हम देश को मजबूत कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रवाद क्या है, असली राष्ट्रवाद क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सवाल लोगों बिल्कुल। को पूछना चाहिए। और इसके बहुत सारे जवाब भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोग दे रहे हैं कि जिसको वो राष्ट्रवाद कहते हैं, दरअसल वो राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। आपने देखा कि ये जो महिला फौजी है, सोफिया कुरैशी, जो सरकार की प्रवक्ता के रूप में वहां थी, उसके बारे में एक मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री कहते हैं कि ये तो आतंकवादियों की बहन है। और फिर भी देखिए हमने इसको आगे खड़ा किया। फिर भी नहीं उसका इस्तेमाल किया। मतलब फिर भी वही, मतलब कि वो अरे, तो इस उससे भी नीचे जाके वो बोल मतलब रहे ये इतनी नीचता की बात। और आज तक सरकार के किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया उसके नहीं। इस एक्शन का कोई मतलब विरोध नहीं किया। कोर्ट ने अपना संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर मुकदमा कायम करने की बात की, आज भी वो छुट्टा घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारी सरकार और सरकार के साथ चलने वाले लोग इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं? निश्चित लगता है कि बिल्कुल करते हैं। क्योंकि आज भी उनके एक सांसद ने और भी बेहूदी बात कही है। कोई वो मध्य प्रदेश के सांसद हैं और वो कहते हैं कि वो जो महिला, रामचंद जांगड़ा। जी, वो कहते हैं कि वो जो महिलाएं थी जिनके पतियों को मारा गया, वो तो बुजदिल थी, उनको तो विरोध करना चाहिए था, उनको वीरांगना का रूप अख्तियार करके उनको वहां मुकाबला करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं वो? किस तरह से मुकाबला करती वो औरतें जिनके पतियों को गोलियों से भूना जा रहा था, जो निहत्थी थी? इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप उन परिवारों का अपमान कर रहे हैं जिनको आतंकवादियों ने इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाई है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पूरा संदर्भ है, इसमें हम लोगों को भी सोचने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है कि राष्ट्रवाद है क्या, सच्चा राष्ट्रवाद क्या है, देश को मजबूत करने का तरीका क्या है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कुछ कर रही है, महिलाओं का जो जिस तरह से ट्रोलिंग कर रही है, धर्मनिरपेक्षता का जिस तरह से विरोध कर रही है, वो बिल्कुल प्रमाणित कर रही है
कि उनका जो तौर तरीका है वो देश को कमजोर करने का है, और ये हमारे लिए एक बहुत गंभीर सवाल है। यही एक इसी से जुड़ा हुआ एक संदर्भ है कि मीडिया का रोल जो रहा है पिछले घटना और उसके बाद जिस तरह हाँ, से उसने। मीडिया मीडिया के रोल पे मैं आ रही हूँ एक बात और कह करके, नहीं तो वो लिंक टूट जाएगा। देखिए, सरकार भी, मतलब सरकार एक तरह से जानती भी है कि उनको दुनिया में कौन सा भारत का चेहरा दिखाना है, भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक लोकतांत्रिक चेहरा दिखाना है, एक समायोजन, विचारधाराओं का समायोजन करने वाला चेहरा दिखाना है। इसलिए उन्होंने ये जो सांसदों के समूह बनाए हैं अपने बात को विदेश में कहने के लिए, उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर विपक्षी सांसद उसमें रखे गए हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद उसमें बड़े पैमाने पर रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर अगर आपको भारत की ताकत दिखानी है और भारत के लिए आपको अगर समर्थन जुटाना है, तो आपको धर्मनिरपेक्षता, तमाम विचारधाराओं के प्रति सहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के प्रति सम्मान आपको बाहर दिखाना है, तभी आप समर्थन जुटा सकते हैं। लेकिन अंदर, अपने देश के अंदर, उन्हीं लोगों का किस तरह से भाजपा अपमान कर रही है, किस तरह से उनका प्रताड़न कर रही है, ये भी हमको देखना है। एक तरफ तो एक मंत्री सोफिया कुरैशी के बारे में भद्दी बात कहता है और वो घूम रहा है, और दूसरी तरफ एक कॉलेज का प्रोफेसर जो इत्तेफाक से मुसलमान है, वो कहता है कि भाई बहुत अच्छा हुआ जो सोफिया कुरैशी के समर्थन में इतने लोग खड़े हुए, और भी लोग जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी हमको खड़ा होना चाहिए। इस बात को कहने पर उनको, मतलब आनन फानन में जेल पहुंचा दिया गया। तो ये अगर हमारे देश में होता रहेगा, तो तमाम देशवासियों के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है कि आखिर हमारी सरकार इस देश को मजबूत बना रही है कि विभाजन और ज्यादा तीव्र करके कमजोर कर रही है। और अगर हम और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, तो हम आगे इस तरह के हमलों का सामना कैसे करेंगे? बिल्कुल, खास करके जो दोहरी नीति अपना रही है सरकार कि एक तरफ अपने मंत्री जो खुलकर इस रूप में है, बोल रहे हाँ, हैं, आज भी बोला है और पिछले लगातार दिनों में बोल रहे हैं, और दूसरी मीडिया तरफ के तो और उसमें मीडिया के मीडिया बारे का में। जो एग्जैक्टली मैं उसी संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूँ कि मीडिया का की जो भूमिका होनी चाहिए कि इस तरह के व्यवहार को क्वेश्चन करना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, न देखिए, सरकार पर सबसे न बड़ी किसी। बात यह है कि जब हम कहते हैं मीडिया ये कर रहा है, तो मेरा अपना मानना है कि मीडिया वही कर रही है जो सरकार चाहती है। क्योंकि आज मीडिया के मालिक वो बड़े पूंजीपति हैं जो सबसे ज्यादा सरकार के करीब हैं, जो सरकार की हर बात का समर्थन करते हैं, और जिनका समर्थन सरकार बहुत बड़े पैमाने पर करती है। तो ये जो बिल्कुल। मीडिया कर रही है, चिल्लाना चीखना, ये सब जो सरकार चाहती वही कर रही है। तो मीडिया का तो रोल, मीडिया की भूमिका तो इतनी घृणित थी। एक तो उन्होंने ये नफरत फैलाने में, मतलब हमारे आपस के नागरिकों के बीच की नफरत फैलाने में, मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर जो हमले हो रहे हैं उनको उचित ठहराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और दूसरा, उन्होंने जो एक जुनून का, देखिए, माहौल बिल्कुल युद्ध युद्ध कभी भी उन्माद के रूप। किसी मामले का, किसी भी मुद्दे को तय करने की चीज युद्ध नहीं हो सकती है। युद्ध में कई चीजें होती हैं, लेकिन जो मसले होते हैं, मसाइल होते हैं युद्ध से पहले, युद्ध अपने आप में एक मसला है जो उसके साथ जुड़ जाता है। तो हर एक जो इंसान थोड़ा सा भी समझदार है, वो जानता है कि ठीक है, कभी कभी युद्ध करना पड़ता है, लेकिन उसका अंत भी जल्दी होना चाहिए। और उसके जो जो जिन जिन कारणों से हम युद्ध कर रहे हैं, उनको दूर करने के लिए भी दूसरे उपाय हमको करने होंगे। लेकिन मीडिया तो बस झूठी खबरें, पहली बात तो ये है कि मीडिया को दो काम करना चाहिए। एक तो सही और सच्ची बात लोगों के सामने रखना चाहिए, और दूसरा सरकार से सवाल करना सवाल चाहिए।
ये बिल्कुल। दोनों काम हमारे मीडिया ने नहीं किया। झूठी बातें जो हो नहीं रहा था, वो कहना कि ये हो रहा है, दूसरे देशों की तस्वीरों को दिखाना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लाहौर पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, अब तो बस पाकिस्तान पर कब्जा होने वाला है। एक तरफ तो इस तरह की बातें करना, और दूसरी तरफ सरकार की जो कमियां हैं या त्रुटियां हैं या खामियां हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ही चुप्पी साधना। इसका मतलब है जो उनका फर्ज है उसके बिल्कुल खिलाफ काम इस मीडिया ने किया है। और इसीलिए जब वो मेरे ख्याल से 8 तारीख की शाम को, 8 या नहीं 10 तारीख की शाम को, जब ट्रम्प का बयान आया कि मैंने बातचीत करके युद्ध विराम के लिए दोनों को तैयार कर लिया, तो पूरा देश स्तब्ध हो गया, क्योंकि इसके लिए कोई तैयारी ही नहीं थी। तैयारी तो इस बात की थी कि लाहौर में नाश्ता किया जाएगा, इस्लामाबाद में जमीन खरीदी जाएगी, ये पूरा माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा था। और हालांकि जो हमारे सरकारी प्रवक्ता है मिश्री जी और वो 2 महिलाएं, वो तो मतलब बहुत सही तरीके से चीजों को रख रहे थे, लेकिन उनको तो कम सुना जा रहा था, मीडिया में जो चीख पुकार हो रही थी उसको ज्यादा सुना जा रहा था। तो फिर जो बात आई ट्रम्प की तरफ से, उसने तो पूरे देश को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया कि अब इसी से ये क्या हो गया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, खास जी करके युद्ध विराम से जुड़ा हुआ जी जो सवाल है, इसमें जो ट्रम्प का हस्तक्षेप है, जिसको डिनाई भी करने की स्थिति नहीं रही, जबकि अभी तक की हमारी जो पूरी पॉलिसी रही थी कश्मीर जी, और उससे रिलेटेड, मध्यस्थता उस स्वीकार नहीं संदर्भ में करते। आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, 1971 के बाद बहुत स्पष्ट राय भारत की रही है। इवन ये जो इससे भी बड़ा हमला जो मुंबई बम्बई में हुआ था उसके बाद भी, कि भारत पाक के बीच के जितने मामले हैं उनको हम आपस में तय करेंगे, और किसी की भी मध्यस्थता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड रहा है। अब एक अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार नहीं, कई बार कह रहा है कि मध्यस्थता मैंने की, मैंने बात की, मैंने तैयार किया, मैंने दोनों को समझाया, और मेरी बात मानते हुए उन्होंने युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार किया। हमारी तरफ से जिस तरह का खंडन होना चाहिए वो तो खैर नहीं हुआ है। हाँ, ये हुआ कि ऐसा नहीं वैसा हुआ, वैसा नहीं ऐसा हुआ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसके इस बयान के घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारे जो सैनिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारी और पाकिस्तान के जो हैं हमारे काउंटर पार्ट, हमारे बीच में बातचीत हो गई है और युद्ध विराम की बात तय हो गई है। तो सबको लगा कि हाँ, जो ट्रम्प कह रहा है सही है, क्योंकि वो हुआ। उसने कहा युद्ध विराम होने वाला है, हमारी सरकार ने तो हमको नहीं बताया, उसने बताया, और उसके बाद युद्ध विराम हो गया। और उसके बाद से जो एक नई बात हम लोग देख रहे हैं कि हमको और पाकिस्तान को बराबर के पलड़े में दुनिया के तमाम देश बिठा करके देख रहे हैं। मतलब जिसको कहते हैं हाइफेनेट हो गया है इंडो पाक, एक डैश बीच में है, दोनों को बराबर देख रहे हैं। जबकि निश्चित रूप से आतंकवाद का हमला हमारे खिलाफ हुआ है और वहीं से उसको प्रेरणा मिली है, मदद मिली है, पूरी तरह से योजना वहीं बनी है। तो ये हमारे लिए काफी एक चिंताजनक बात है कि हमारी जो विदेश नीति अभी तक रही है, क्या उसमें परिवर्तन हुआ है जो हमें जनता को नहीं बताया जा रहा है? क्या आगे मध्यस्थता की बात मानी जाएगी? क्योंकि हम दिन पर दिन अपने संबंध अमेरिका के साथ भी बहुत ज्यादा करीबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे लोगों को वहां से वापस भेज रहे हैं, लेकिन हम मधुर संबंध बनाने के ही चेष्टा लगातार कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जो अपना एक रुख हमारे सामने पेश किया है, केवल ये नहीं कि हमने मध्यस्थता की, दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो नेता हैं बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों को मैंने तैयार किया, यानी दोनों को एक एक बराबर के पलड़े में बिठाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सामान वो क्या कहते हैं एप्पल बनाता है भारत में, उसके ऊपर मैं बहुत जबरदस्त टैरिफ लगाऊंगा, और यहाँ
भारत बहुत गड़बड़ कर रहा है इसमें, और यहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं अमेरिका में, वो भी सब यहाँ से हटाए जाएंगे। तो उनके लगातार बयान आ रहे हैं, मतलब पहलगाम के मामले से अलग भी, लेकिन हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, कनाडा ने भी जवाब दिया, यूरोप ने भी जवाब दिया, अफ्रीका के देशों ने भी बहुत तगड़ा जवाब उनको दिया, और चीन ने तो खैर दिया ही, वियतनाम और मलेशिया ने भी उनको जवाब दिया। शायद हमारा ही एक ऐसा देश है जिसने ट्रंप के इन तमाम बयानों का कोई भी जवाब दिया नहीं है, जिससे लगे कि हम भी अपनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ये एक राष्ट्रवाद के कुल मिला के देखें तो राष्ट्रवाद के नाम पर हम नहीं, इसकी बहुत ये भी बहुत संप्रभुता, चिंताजनक बात है, बहुत हाँ, चिंताजनक बात है। हाँ, संप्रभुता को ही एक तरह से हमने उसको, सवाल हाँ, के घेरे में ला जी, दिया है। जी, यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि आतंकवादियों से खास करके लड़ने का क्या तरीका हो। उस समय हम देख सकते हैं कि पहले भी नोटबंदी के टाइम में घोषणा कर दी कि नोटबंदी होते ही आतंकवाद खत्म। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, आतंकवाद खत्म। हमने 370 ठिकाने हटा पर, दिया। हाँ, तो आतंकवाद खत्म। और इसका उल्टा हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, उसको आपने एक साथ खड़ा कर दिया। यानी वहां के लोग, वहां के नागरिक, वहां के आतंकवाद, सेना, सरकार, जिनके अपने कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एक बात तो सही है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, इस पे दो राय नहीं है। अब हमारी सरकार तो, अगर किसी पाकिस्तानी का नाम भी लिया जाए तो आप बहुत बड़े देशद्रोही हैं। तो अभी तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातचीत या इस तरह के कोई कदम उठाए जाएंगे जो वहाँ के लोगों के साथ एक राबता कायम करने में कुछ हमें मदद करे। तो वो तो फिलहाल हमको नहीं लगता है कि किसी तरह से हम लोग उस पर आगे बढ़े। अब तो ये है कि बातचीत ही नहीं होगी, वगैरह वगैरह। अब पानी के रोक के लोग को रोकने की भी बात चल रही, तमाम बातें हैं। लेकिन इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो तमाम विशेषज्ञ भी बहुत सोबर बातें कर रहे हैं, वो तीन चार बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है कि आपको उन्हें चिन्हित करके आपको उनके पीछे जाना है, उनको पकड़ना है। जैसे कि जो घटना घटी बंबई में, जितने आए थे वो तो सब मारे गए और एक पकड़ा गया, और उसके पकड़े जाने बताओ। से जो पाकिस्तान का हाथ था वो पूरी तरह से दुनिया के सामने हम लोग प्रमाणित कर सके, और उनको वो जो सजा मिली, मतलब मौत की, वो तो हुआ। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनको नहीं पकड़ा गया है, और अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है। तो पहली बात तो ये है, मतलब चिन्हित करना और ज्यादा उनके बारे में निगरानी रखना। दूसरी बात ये है कि हमारा जो खुफिया विभाग है और हमारा जो सुरक्षा का तंत्र है, क्या इसको मजबूत करने की जरूरत नहीं है? जब बंबई का हमला हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पुलवामा हुआ हो या उसके बाद की, किसी को इनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कौन जिम्मेदार है सुरक्षा के मामले में चूक के लिए? कौन है कि निगरानी में चूक हुई? कौन जिम्मेदार है इस आतंकी हमले के होने के पीछे? इस पर कभी भी कोई बात नहीं हुई है, कभी भी किसी को चिन्हित नहीं किया गया है, कभी भी किसी को दंडित नहीं किया गया है, और अभी भी इस मामले को लेकर के भी नहीं होगा। तो एक तो ये बात है कि जिम्मेदारी सुरक्षा की चूक पे, खुफिया विभाग की चूक पर नहीं है। तीसरी चीज जो है, और ये तो मैं नहीं कह रही हूं, तो तमाम लोग कहते हैं कि आतंकवाद को अगर एक हमदर्दी का माहौल, जहां पर वो आतंकवादी ऑपरेट करते हैं, अगर वहां हमदर्दी का माहौल उनको नहीं मिलेगा, तो फिर उनके लिए ऑपरेट करना भी नामुमकिन हो जाएगा। अब ये बात सही है कि बहुत सारे कारण हैं। कश्मीर में
एक हिस्सा, कितना छोटा है कितना बड़ा मैं नहीं जा रही हूँ, था जिसकी कुछ हमदर्दी उन लोगों से थी। हम लोगों के पास बहुत मौके आए हैं उस हिस्से को बहुत और कम करने का, लेकिन 370 को हटाना, लंबे अरसे तक वहां कर्फ्यू का लगना, इंटरनेट का बंद होना, तमाम तमाम लोगों की गिरफ्तारियां, तमाम लोगों को मौत के घाट उतारना, और उसके बाद उनसे राज्य का स्तर भी छीन लेना, बहुत दिनों तक प्रेसिडेंट्स रूल को वहां पर लागू करना, उनके द्वारा चुनी गई सरकार को बिल्कुल कोई सम्मान न देना, बिल्कुल स्वीकार ही न करना। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से, जो अगर अलगाव है तो अलगाव को बढ़ाएंगी। इसीलिए जो ये मौका अभी मिला था, जब पूरा कश्मीर खड़ा हो गया था हमारे साथ, तो उसको हमें नहीं गंवाना चाहिए था। मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ कि कारगिल में जब पाकिस्तान की सेना ने काफी घुसपैठ कर ली थी, तो उसका हमें जो जानकारी देने वाला था वो एक गुर्जर था। उसने जानकारी दी सेना को कि ये घुसपैठ हो रही है, वरना और भी ज्यादा भयानक स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन वो तभी होगा क्योंकि तब तक हर समाज एक समुदाय था जो पूरी तरह से, जो प्रो पाकिस्तान या प्रो मतलब कट्टर इस्लाम के पक्ष के लोग थे, उनके बिल्कुल खिलाफ था। वो भारत के साथ था। लेकिन हमने पिछले दिनों गुर्जरों के साथ क्या क्या किया है, उनको उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया है। जहां वो अपने भेड़ चराते हैं, वहां से उनको बेदखल हम कर रहे हैं। उनकी एक बेटी जो 8 साल की थी, उसके साथ इतना बर्बर मतलब बलात्कार का कांड हुआ, उसमें हमने बलात्कारियों का साथ दिया। तो इन सारी चीजों से जो हमारे बहुत समर्थक थे, वो भी हो सकता अब हमसे थोड़ा सा खिन्न है। तो अगर ये खिन्नता वहां की जनता में बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से वो माहौल रहेगा जिसमें वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये खिन्नता दूर होगी, अगर हम कदम उठाएंगे, भारत सरकार कदम उठाएगी, जो एक जमाने में वाजपेयी ने नारा भी दिया था, इंसानियत और कश्मीरियत का, अगर उस पे काम करेगी, तो जो एक माहौल मिलता है आतंकवादियों को ऑपरेट करने का, उसमें बहुत कमी आ सकती है। तो तमाम सेना के लोग भी कह रहे हैं, ये 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है। नहीं है एक तरफ बिल्कुल। तो हमें अपने बॉर्डर पर निगरानी बहुत ज्यादा मजबूत करनी है, अपना खुफिया तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत करना है, और इसके साथ साथ हमको कश्मीर की जनता के साथ भी अपने खरा रिश्ते बहुत ठीक उनको करने हैं, एक जनता की उनको एकता बनानी है। सुधारना है। तभी तो हमको तमाम सूचनाएं मिलेंगी। बिल्कुल। वरना अंतिम जो सूचना अंत देने आएगा, हम उसको ही आतंकवादी का हमदर्द कह करके उसको ही नजरबंद कर बंद है। देंगे। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना एक मुश्किल काम है, एक एक दिन का काम नहीं है। उसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि टारगेट करके उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी हमें टारगेट करना होगा। ये सारी बातें हैं, क्योंकि हमने देखा, अभी लोग कह रहे हैं ठीक कर दिया हमारी सरकार ने, वहां बमबारी करके उड़ा दिया, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद उनके आतंकवादी अंडे अड्डे भी उड़ाए गए हैं। उस सब के बाद भी एक बार 7 लोग, फिर 3 लोग, फिर 3 लोग घुसपैठ करने के समय मारे गए हैं। इसका मतलब घुसपैठ और उनकी गतिविधियां जारी हैं, और वो जारी रहेंगी, क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत सस्ता उसका एक पहलू है, जिसको पाकिस्तान आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब दुनिया में अब दबाव पड़ता है, कुछ सैंक्शंस पता नहीं, लेकिन हाँ। तो ये सब चीजें भी करनी जरूरी हैं। कॉमरेड, लास्ट में सवाल होगा, अंतिम सवाल। हाँ। अ, अ, एक तो आपके पूरे इस वक्तव्य में, परिचर्चा में, यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध विकल्प नहीं है, और युद्ध से, उन्माद से चीजें, मसले हल नहीं हो सकते। सवाल ये है कि फिर भी युद्ध को बढ़ावा देने की जो बात होती है, तो असल में इससे फायदा किसको है, खास करके हम मजदूर वर्ग और वर्किंग देखिए, क्लास के ऐसा है नजरिए कि से देखें। मैं समझती हूँ कि इस समय उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चा करना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि अब नुकसान तो खैर होता ही है। अब अगर पता चले कि इस 3 दिन के युद्ध पे कितना खर्च हुआ है,
या अगर हमारा नुकसान हुआ है तो किस हद तक नुकसान हुआ है, वो तो सब अभी तक सरकार हमें कुछ बता नहीं रही है। पूंछ और उरी में हमने देखा कि कई कई लोगों के घर उड़ा दिए गए हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया है, उनके बच्चे मारे गए हैं, हमारी सरकार ने उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है। और हमारे देश के अंदर भी निश्चित तौर पे अगर जो इसका भुगतान है वो तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन इस समय तो लोगों के अंदर एक भावना होती है, अरे भाई अपने बचाव के लिए कुछ भी करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े तो करेंगे। तो वो एक बात है जो सब लोग जानते हैं कि युद्ध महंगा भी होता है, युद्ध से जो लोग हथियार के सौदागर हैं उनका फायदा भी होता है, और आम लोगों का तो खैर उससे कोई फायदा होता नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है, कभी कभी युद्ध जैसा कि लोग कहते हैं जरूरी भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ करना जरूरी है। और अगर हमारी सरकार वो सब चीजें नहीं करती है तो फिर हमारे लिए अन्य दिनों में भी, आगे के दिनों में भी आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं राजीव जी, एक बात, मैं महिला आंदोलन के साथ जुड़ी हुई बहुत सालों से, ये जो पूरा सिंदूर के प्रतीक का इस्तेमाल है और ये जो महिलाओं की भावनाओं को लुभाने की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से चुनाव की ये तैयारी हो रही है, इस पर हम कुछ कहना चाहेंगे कि बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। ये बहुत बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौनी चाल लगती है। देखिए, ये जो कह रहे हैं सिंदूर मेरे रगों में है, ये क्या है? ये विधवा होने की निशानी है। और विधवा होने की निशानी हमारे देश में एक बहुत जिसको कहना चाहिए, एक बहुत, जिस पर हमको बहुत खुशी नहीं, एक शर्मनाक चीज है। ये हमारे देश की अच्छी परंपरा नहीं है। जो विधवाओं के साथ व्यवहार होता है वो हमारे देश की अच्छी परंपरा नहीं है। अमानवीय है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ठीक है, आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन आप जो महिलाओं को आ, उनकी भावनाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो आपने 10 साल में तो महिलाओं का किया ही है। लेकिन आपकी जो मनुवादी सोच है वो तो महिलाओं का हित कभी कर ही नहीं सकती है। और इन 1 महीने के अंदर भी हमने देखा है कि दरअसल सच्चे मायने में महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है। अगर कोई औरत कहती है कि मेरा बाप वहां मर गया, मुझे 2 कश्मीरी भाई मिल गए, तो आप उसकी ऐसी की तैसी करते हो। अगर कोई महिला कहती है हाँ मेरा पति मर गया, लेकिन आप आपस में मत लड़िए, आप नफरत मत फैलाइए, तो आप उसके ऊपर हमला गंदी से गंदी भाषा में करते हैं। कोई एक मुसलमान महिला आपकी फौज की तरफ से आपकी सरकारी प्रवक्ता बनती है, उसका इतना अपमान होता है, आप उसके साथ भी खड़े होने के लिए कतई तैयार होते नहीं हैं। आज आपका एक सांसद कह रहा है कि इन महिलाएं तो ये कायर थी, ये लड़ी नहीं। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि महिलाओं के प्रति दरअसल भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का रुख है क्या, महिलाओं के बारे में उनकी समझ है क्या। ये पूरी तरह से मनोवादी सोच है जो हमेशा महिलाओं को नीचा दिखाता है, उनके स्तर को गिराता है। और पिछले एक एक महीने के अंदर जो ये आतंकवादी हमला हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा दुखद था, लेकिन उसके बाद जो महिलाओं का अपमान हुआ है, जिस स्तर का अपमान हुआ है, जिस घटिया स्तर तक लोग गिरे हैं महिलाओं के खिलाफ अश्लील बयान देने में, वो भी कम दुखद और वो भी कम शर्मनाक नहीं हुआ है। और इसके बारे में तो जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ये हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिस तरह से ये सरकार में बैठे लोग महिलाओं को नीचा लगातार दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड सुहासिनी। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जिससे कि हम इसको अपने साथियों के बीच शेयर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।